बिहार टॉपर सीरीज 2022 के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग आपके इस सीरीज की शुरुआत किए हैं सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट 2022 के चर्चा के साथ। इसमें आज आप लोग सैंपल पेपर सह प्रैक्टिस सेट के सोशल साइंस का ये दूसरा क्लास होगा। कल इसके पहले वीडियो की हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो जितने भी छात्रों का क्लास छूटा है तो इस सीरीज में जो भी वीडियो जा रहा है उसका हमने आपके लिए एक प्लेलिस्ट तैयार कर दिया, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। अगर आपका क्लास से छूटा है या आपको समझ में नहीं आया है तो बार बार जाकर वहां पर देखकर रिवीजन करते रहें, और इस सीरीज में जितने भी प्रश्न हम बता रहे हैं उसका एक कॉपी तैयार करके याद करते जाएं, क्योंकि यहां से काफी प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2022 में आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास की। 1 से 40 तक के प्रश्नों की हम चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे काफी छात्रों का प्रश्न था कि सर इसमें क्या सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करेंगे। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। जैसे ही आज ऑब्जेक्टिव समाप्त होगा हम लोग सब्जेक्टिव की भी चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ आपको आंसर कैसे लिखना है, मैथ साइंस सभी सब्जेक्ट की हम लोग चर्चा करेंगे। आपको सिर्फ अपना पढ़ाई करते रहना है और डेली 7 PM पे आपको तैयार रहना है इस सीरीज में भाग लेने के लिए। सिर्फ आप पढ़ाई करते रहें, बाकी चीज आप हम पे छोड़ दें। और आप लोग का रिस्पॉन्स देखकर ऐसा लग रहा है कि इस साल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 में काफी कमाल होने जा रहा है। तो चलिए 40 तक के प्रश्नों की हम लोग कल चर्चा किए थे। एक एक प्रश्न का आंसर देते चलिएगा। हम लोग को समय को भी ध्यान रखना है कि कम समय में ज्यादा प्रश्न की हम लोग चर्चा करेंगे, और उसके साथ साथ अंत में आपको बताना है कि आपका 40 में से कितना प्रश्न सही हुआ, क्योंकि कल के क्लास में आपको बता दिया था कि आपको कल तैयार होकर आना है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी छात्र पढ़ के आए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। 41 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सर मेजनी का संबंध किस संगठन से था। फटाफट इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। डेली 7 PM पे आप क्लास के लिए रेडी रहें। अगर आपको समय नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जो भी वीडियो छूटा है तो बाद में भी आप देख सकते हैं। मेजनी का संबंध किस संगठन से था सर, तो जो भी छात्र इसका राइट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन बी उनका बिल्कुल सही है। मेजनी का संबंध जो था वो कार्बोनरी संगठन से था। आप जानते हैं यंग इटली, यंग यूरोप, इन सभी संस्था का गठन मेजनी ने ही किया था, और इटली के एकीकरण में मेजनी का काफी महत्वपूर्ण योगदान था। 42 नंबर प्रश्न को पढ़कर आंसर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न आपसे कह रहा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा। जो भी छात्र इसका सही आंसर कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन डी उनका बिल्कुल सही है। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। 43 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे पूछ रहा है सर कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। आपको बताना है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो यहां पे अगर आप ध्यान से ऑप्शन पढ़ रहे होंगे तो आपको कहीं पे क्रांतिकारिक धार्मिक नहीं दिखा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धार्मिक आंदोलन। जब भी ऐसा ऑप्शन आएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर क्रांतिकारी धार्मिक दोनों ऑप्शन में मिल जाता तो वहीं आपको टिक करना है, लेकिन अगर नहीं है तो सिर्फ आपको टिक करना है धार्मिक आंदोलन, क्योंकि हुआ हुआ आंदोलन जो 1939 में शुरू हुआ था वो एक बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था, जिसके नेता हुइन फू सो थे। आगे बढ़ेंगे। 44 नंबर प्रश्न की बात करें तो पूछ रहा है आपसे कि भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ। ये नीचे कमेंट करके बताइएगा कि भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में। भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत आप जानते हैं भारतीय मुसलमानों के द्वारा तुर्की के खलीफा के समर्थन में किया गया था। आगे बढ़ेंगे। 45 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे पूछ रहा है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। चलिए बताइएगा 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोलकाता में। तो यहां से इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स आप याद रखेंगे कि 1917 ईस्वी में भारत का पहला जूट मिल की स्थापना कलकत्ता में एक मारवाड़ी व्यवसायी हुकुम चंद ने किया। आगे बढ़ेंगे। 46 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे कह रहा है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। आपको बताना है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग का शोषण पूंजीपति वर्ग के द्वारा किया गया था। 47 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे पूछ रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। सभी आपके हिस्ट्री के बुक से प्रश्न है, तो आपको बुक को पढ़ के रखना है, क्योंकि देखिए टॉपर अगर आपको बनना है तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। इसलिए मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि टॉपर बनने का मूल मंत्र एक ही है कि अगर आपको टॉपर बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। चलिए जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 47
57 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रेशम मार्ग। प्राचीन काल में रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। 48 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे पूछ रहा है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। बड़ा बार रिपीटेड प्रश्न है, तो बिल्कुल सही इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइबल। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबल की छपाई की थी, तो याद रखेंगे 48 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 49 नंबर प्रश्न तो बड़ा ही आसान है, किसी छात्र का गलत नहीं होना चाहिए। बताइएगा राष्ट्रपिता के नाम से किसे जानते हैं। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जल्दी से सर बताएंगे कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जानते हैं। बिल्कुल सही, महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। 50 नंबर प्रश्न की बात करें तो पूछ रहा है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। आपको बताना है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बाद में बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो आप अपने बुक में हिस्ट्री का पढ़े होंगे कि जो मध्यम वर्ग था, यहीं से डॉक्टर, इंजीनियर ऐसे ऐसे लोग निकलने लगे, यही मध्यम वर्ग आगे चलकर बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहां से शुरू हो रहा है पॉलिटिकल साइंस। तो एक एक प्रश्न को पढ़िए और आंसर कमेंट कीजिए। 41 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सर जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, अर्थात कि आपसे पूछ रहा है कि लैंगिक विभाजन का क्या अभिप्राय है। आपके पॉलिटिकल साइंस के प्रथम चैप्टर में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो इससे हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच का जैविक अंतर। तो राइट आंसर याद रखेंगे सर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आगे बढ़ेंगे 52 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है। आपको बताना है कि कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ध्यान से देखिए, ऑप्शन सी पे दिया गया है, इकहरी शासन व्यवस्था जो है इस संघ राज्य की विशेषता नहीं है। 53 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे कह रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो बिल्कुल सही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण, जो बिहार में छात्र आंदोलन के प्रणेता थे, इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। 44 नंबर प्रश्न की बात करें तो पूछ रहा है सर कि इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुसंख्यकों का शासन जो है ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। बाकी जो तीनों ऑप्शन दिया गया है ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप है। आगे बढ़ेंगे 55 नंबर प्रश्न की बात करें सर तो पूछ रहा है आपसे कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, यह किसमें घोषणा किया गया है। आपको बताना है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, ये चारों ऑप्शन में से कहां पे बताया गया है। बिल्कुल सही, जो भी स्टूडेंट इसका जवाब दे रहे हैं प्रस्तावना, उन सभी स्टूडेंट का जवाब बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना। 56 नंबर प्रश्न की बात करें सर तो आपसे कह रहा है कि किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई। ध्यान से समझेंगे, प्रश्न क्या पूछा है कि किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15वीं लोकसभा के बाद महिलाओं की भागीदारी लोकसभा में 10% से अधिक हो गई। आगे बढ़ेंगे 57 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है। जल्दी से बताइएगा चारों ऑप्शन में से कौन राष्ट्रीय दल है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। याद रखेंगे इस चारों ऑप्शन के अनुसार भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है। राष्ट्रीय दल होने के लिए कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना जरूरी होता है जो आपके बुक में दिया गया है। आगे हम लोग जब सब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करेंगे तो उसको हम लोग समझेंगे। 58 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है। तो बिल्कुल आसान लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजनीतिक दल को हम लोग लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। याद रखेंगे ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, राजनीतिक दल को क्या बोलते हैं सर, लोकतंत्र का प्राण। 59 नंबर प्रश्न की बात करें सर तो आपसे पूछ रहा है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा कि हमारे देश में संघ एवं राज्य अर्थात कि केंद्र और राज्य के बीच जो अधिकार का विभाजन हुआ है वो कितने सूची में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 सूची में। वो 3 सूची कौन कौन है सर, तो याद रखेंगे राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची में जो भी विषय है उस पर सिर्फ राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, और केंद्र सूची में जो विषय है उसको हमारे केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, और समवर्ती सूची में जो जो विषय को रखा गया है उस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर एक ही विषय पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगे, केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया
कानून ही मान्य होगा। आगे बढ़ेंगे 60 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ऑप्शन देकर जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे कि निम्नलिखित में कौन रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो बिल्कुल सही जो भी स्टूडेंट इसका जवाब दे रहे हैं कि जेड गुड्डी, तो उनका राइट आंसर है ऑप्शन डी जेड गुड्डी। देखिए जो भी चेला इस क्लास से जुड़ रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि देखिए चेला आपको सिर्फ पढ़ाई करना है। आपको कोई भी दिक्कत होगा तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक होकर कमेंट करेंगे। आप जानते हैं मैं प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई करता हूं। कि हमारा काम है आपके तैयारी को आसान करना। अभी तो हम लोग एक क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, अगर आप वीडियोज को लाइक करते हैं, अपने दोस्त मित्र के पास शेयर करते हैं, बताते हैं कि हाँ 7 PM पे यहाँ पे सीरीज चल रहा है, अगर आप लोग की संख्या अधिक हुआ तो हम इसी को 2-3 क्लास करेंगे। मैं बोलता हूं आप सिर्फ पढ़ने के लिए रेडी रहें, क्योंकि हम तभी पढ़ाएंगे जब आप पढ़ने के लिए तैयार रहेंगे। तो आप अगर रेडी हैं, आप मनोयोग से पढ़ाई करते हैं और आप हमारे निर्देशन में चल रहे हैं, तो आपको इतना विश्वास रखना है कि देखिएगा 2022 बोर्ड परीक्षा में कितना कमाल आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद आप खुद ही कमेंट बॉक्स में आके बताएंगे। तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं लेना है, आगे हम लोग क्लासेस बढ़ाएंगे। मैं आपको आंसर राइटिंग भी सिखाऊंगा कि कैसे आपको आंसर लिखना है। बाकी जो भी टॉपर बनने का एक गुण होता है इस सीरीज में, वो सभी वीडियोज आपको मिलेगा। तो सिर्फ आपको भी थोड़ा सा मदद करना है कि आपके लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा वीडियोज को लाइक करना है, तो अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप पे वीडियोज को शेयर करना है, अपने सभी दोस्तों मित्रों को जोड़ना है। क्योंकि आपकी संख्या जितना ज्यादा होगा, हम क्लासेज उतना ही अच्छे और उतना ही अधिक मात्रा में आपको देने का प्रयास करेंगे। चलिए 61 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है आपसे सर कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। बिल्कुल सही चला, जो भी इसका जवाब दे रहे हैं ऑप्शन ए मध्य युग में, तो उनका बिल्कुल राइट है। सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था। अब आप यहां से आपके ज्योग्राफी का प्रश्न शुरू हो गया है। 62 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था। आपसे पूछ रहा है कि जब बिहार का बंटवारा नहीं हुआ था तो कौन एकमात्र नियोजित नगर था। वो नगर था टाटा नगर अर्थात कि जमशेदपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 63 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है आपसे कि पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है। बिल्कुल इसी लेवल के प्रश्न आएंगे। अभी तो हम लोग लेवल 1 की चर्चा कर रहे हैं, आगे लेवल 2, लेवल 3 सभी को समझेंगे। तो बिल्कुल सही जो भी छात्र इसका जवाब दे रहे हैं कि जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई पत्तन, उनका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न की बात करेंगे सर तो कह रहा है बिहार में रज्जू मार्ग कहां है। तो बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए 65 नंबर प्रश्न आपके ज्योग्राफी से पूछ रहा है कि बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना कहां है। तो आप पढ़े होंगे कि बिहार के गंगा के द्रोणी क्षेत्रों में खनिज तेल मिलने की संभावना है। तो चला अगर आपको परीक्षा में ऑप्शन दिखाई दे गंगा के द्रोणी क्षेत्र, तो उसको आपको सही कर देना है। लेकिन यहां पे सर ऑप्शन नहीं दिया है, तो क्या करेंगे सर जी, तो उत्तर बिहार मैदान यहां पे राइट आंसर करेंगे ऑप्शन बी, इसे ही हम बोलते हैं गंगा के द्रोणी क्षेत्र। आगे बढ़ेंगे 66 नंबर प्रश्न, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा कांवर झील कहां स्थित है। फटाफट इसका आंसर कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट की कांवर झील कहां स्थित है। बिल्कुल सही, बेगूसराय जिला में कांवर झील स्थित है। राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन सी होगा। अब आगे ध्यान दीजिएगा 67 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। सोचिए कितना अच्छा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना। चला जरा दिमाग दौड़ाइएगा कि संजय गांधी जैविक उद्यान के बारे में पूछा गया था कि संजय गांधी जैविक उद्यान क्या है। बिल्कुल सही, आप सही समझ रहे हैं, यही है हमारा चिड़ियाघर पटना का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे 68 नंबर प्रश्न की बात करें तो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। इस ऑप्शन को देखकर बताएंगे कि निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीमांत सड़कें जो है वो सड़क का वर्ग नहीं है, बाकी तीनों जो है सड़क का वर्ग है। चलिए 69 नंबर प्रश्न पे गौर कीजिए। प्रश्न आपसे पूछ रहा है चला कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। तो कहिएगा सर जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो विकसित देश कहलाता है। यहां से कौन सा आपके सोशल साइंस का सेगमेंट शुरू हो गया, तो सर जी इकोनॉमिक्स शुरू हो गया, अर्थव्यवस्था शुरू हो गया। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय सबसे अधिक वो विकसित, जिस देश का राष्ट्रीय आय सबसे कम वो अविकसित। 70 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन डी गोवा, कि गोवा राज्य का
प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं सर? जो आपका राष्ट्रीय इनकम होता है उसमें वहां के कुल जनसंख्या से डिवाइड करते हैं तो आपका आता है प्रति व्यक्ति आय। 71 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? मुद्रा चैप्टर में आप पढ़े होंगे कि उत्पादन मुद्रा का कार्य नहीं है, बाकी सभी मूल्य का मापन करना, विनिमय का माध्यम, मूल्य का संचयन, ये सभी मुद्रा का कार्य है। 72 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि बताइए सर कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो बिल्कुल सही, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। याद रखेंगे 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। 73 नंबर प्रश्न चला आपसे पूछ रहा है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपको ज्योग्राफी में भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना है, साइंस में भी पढ़ना है, तो ये तो प्रश्न आपसे गलत नहीं होना चाहिए। कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, ये सभी ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे बढ़ेंगे 74 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? तो कोको कोला बहुराष्ट्रीय कंपनी ने थम्स अप ब्रांड को खरीद लिया था। बहुराष्ट्रीय कंपनी आप जानते हैं जो एक से अधिक राष्ट्रों में व्यापार करता हो। 75 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि है? ऑप्शन है फसलों को, पशुओं को, भवनों को, उपरोक्त सभी को। ये आपदा प्रबंधन का प्रश्न है सर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आप जानते हैं कहीं पे बाढ़ आएगा तो फसल को भी हानि पहुंचाता है, पशु को भी, भवन को भी। 76 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो केबल का टूट जाना सामान्य संचार व्यवस्था का बाधित होने का मुख्य कारण है, तो याद रखेंगे राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 77 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो आपसे कह रहा है कि आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता है? तो आग से जलने की स्थिति में ठंडा पानी डालना चाहिए, प्राथमिक उपचार है, सभी आपके आपदा प्रबंधन में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 78 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसमें कह रहा है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं चला अधिकेंद्र, तो राइट आंसर याद रखिएगा अधिकेंद्र ऑप्शन बी हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न सर आपसे पूछ रहा है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है? तो राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन डी, उत्तरी बिहार जो है वो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। 80 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है? तो सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, महामारी, ये सभी सांप्रदायिक दंगा है, तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो आपको बताना है कि आपका आज के 40 में से कितना प्रश्न सही हुआ। मिलेंगे कल फिर इसी समय, तब तक के लिए आप सभी पढ़ाई करते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।